नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 और एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। इसमें आप हम लोग जो टीसीएस द्वारा 2018 से 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछा गया वो सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस और करंट अफेयर की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में आपका यह क्लास 5 वीडियो है। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और हम लोग सब्जेक्ट वाइज संपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर को पूरी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी हिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं। ठीक है, और हिस्ट्री का क्या है, हम लोग बिहार एसएससी के थ्रू हिस्ट्री का 2-3 बार स्टडी कर चुके हैं, इसलिए हम लोग कल से पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पॉलिटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी ज्योग्राफी से पूछा जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बाकी जो बचा रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का वो टाइम बचेगा तो बाद में हम लोग देख लेंगे, लेकिन कल से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 5 का ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया, ये आपको कई बार याद करवाए थे कि मेगास्थनीज इंडिया में मेगा खनिज है, यानी इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में है इंडिका, है ना। इंडिका ऐसे रिलेट करवा दिए थे आपको, ताकि आपको एग्जाम में अगर ये आप भूल भी जाएं, लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा दिमाग में तुरंत आ जाएगा। मेगास्थनीज जैसे आएगा तो मेगा खनिज इंडिया में, इंडिका के लेखक हो गया मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये यूनान का था। ठीक है, यूनान का मेगास्थनीज था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात नीतिसार, नीतिसार पुस्तक के लेखक कौन है, तो कामंदक। नीतिसार पुस्तक के लेखक है कामंदक। ठीक है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सब है, ये जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये अभी ज़्यादा नहीं पूछा गया। ठीक है, यानी कि बुद्ध चरित के लेखक कई बार एग्जाम में आया। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है अश्वघोष। अश्वघोष वही है जो कि अश्वघोष चरक और नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, तो वही अश्वघोष है जो कि बुद्ध चरित के लेखक है। नागानंद के लेखक कौन है, तो नागानंद के लेखक भी आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। नागानंद जब भी आए तो आपको बताए थे हर्षवर्धन की 3 प्रसिद्ध पुस्तक है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो वो कौन कौन सा था, देखिए हर्षवर्धन की 3 पुस्तक है। ठीक है, कौन कौन सा है, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो आपको एक लाइन लिखवाए थे कि एक लाइन आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि हमेशा आपको याद रहे, कभी कन्फ्यूजन भी ना हो कि हंस ना रे पिया। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये पुस्तक है हर्ष से हो गया हर्षवर्धन, ना रे पिया यानी नागानंद, रत्नावली और पिया से हो गया प्रियदर्शिका। तो हंस ना रे पिया यानी तीनों पुस्तक आपको याद रहेगा कि हर्षवर्धन की पुस्तक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो नागानंद किसका है, हर्षवर्धन का है। ठीक है, तो नागानंद पुस्तक के लेखक हो गया हर्षवर्धन, रत्नावली के लेखक पूछे हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका के पूछे तो हर्षवर्धन। ठीक है, तो इस तरह से सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कनिष्क किससे संबंधित है, तो कनिष्क के बारे में कई बार आपको बताएं, कनिष्क से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और सब आपको हमेशा बताते हैं। ठीक है, तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ये तो हो जाएगा क्या, कुषाण राजवंश से ये संबंधित है। कुषाण वंश का प्रतापी शासक था कनिष्क। ठीक है, और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था कुजुल कड़फिसेस, है ना, कुजुल कड़फिसेस, ये कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, तो ये बता चुके हैं आपको। और बात करते हैं ये सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सातवाहन वंश का संस्थापक था शिमुक। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। और कनिष्क के बारे में फिर आपको बताते हैं कि कनिष्क जो है यही शक संवत चलाया था। ठीक है, शक संवत जारी किया था कब, 78 ईस्वी में। और ये शक संवत महत्वपूर्ण इसलिए कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो है अपना ये शक संवत पर ही आधारित है, और ये 78 ईस्वी में ये शुरुआत हुआ था, कनिष्क ने किया था। ठीक है, भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसने किया था, तो कनिष्क ने ही किया था। ठीक है, और द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो कनिष्क को ही कहा जाता है। और अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में। चरक किसके दरबार में, तो कनिष्क के। और नागार्जुन कनिष्क के। ठीक है,
और ये किसके, कनिष्क के दरबार में रहता था। आपको बताए थे कि अचानक याद रखना है एक शब्द है ना, अचानक, यानी कि अश्वघोष, चरक, नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, तो एक शब्द याद रखते हैं, 3 प्रश्न यहाँ से याद रह जाता है। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध चरित। बुद्ध की अद्योपांत जीवनी है जो डेस द्वारा लिखी गई है। तो बुद्ध चरित के लेखक कौन है, तो वो है अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, तो अचानक अश्वघोष, चरक और नागार्जुन है ना, अचानक अश्वघोष, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, बाणभट्ट से एक क्वेश्चन आता है कि कादम्बरी के लेखक कौन है ना, तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। ठीक है, और रही बात ये वसुमित्र, तो महाविभास पुस्तक के लेखक है वसुमित्र है ना, महाविभास पुस्तक के लेखक है वसुमित्र। और पार्श्वनाथ ध्यान रख सकते हैं कि 23वें तीर्थंकर जो थे कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है धामेक स्तूप कहाँ है, तो ये आप निश्चित रूप से दिमाग में आंसर आ गया होगा। धामेक स्तूप के बारे में कई बार आपको बताएं कि सांची का स्तूप, धामेक स्तूप, महाबोधि मंदिर, श्रीनगर और केसरिया स्तूप, ये सभी का निर्माण अशोक ने करवाया था। धामेक स्तूप कहाँ है, तो धामेक स्तूप आपको कहाँ मिलेगा, तो ये वाराणसी में मिलेगा है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धामेक स्तूप है वाराणसी में और सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो वो है केसरिया स्तूप जो कि पूर्वी चंपारण में 104 फीट है। ठीक है, इससे पहले आप पढ़े होंगे दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो बोरोबुदुर है ना, जावा जो इंडोनेशिया में, लेकिन उसकी ऊंचाई है ना 103 फीट है। ठीक है, उससे ज़्यादा होगी अपना ये बिहार का जो है पूर्वी चंपारण में है केसरिया स्तूप। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्तूप है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं क्या अशोक के बारे में, फिर एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, ताकि कठिन से कठिन प्रश्न आपको आसानी से याद रहे। जैसे है ना, जैसे केट मीन्स बिल्ली। ठीक है, तो धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने। केसरिया स्तूप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है, अशोक ने। महाबोधि मंदिर जो कि गया में है, बिहार के है ना, गया में जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो वो महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। श्रीनगर की स्थापना किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। ठीक है, ये चीज़ें सभी ध्यान रखना है। और अशोक का जन्म कब हुआ था, तो 304 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अब पाटलिपुत्र से ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि पाटलिपुत्र में ही तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था, और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके समय हुआ था, किसके शासनकाल में, तो अशोक के ही शासनकाल में हुआ था है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, और पाटलिपुत्र में जो तीसरी बौद्ध संगीति हुआ वो अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। अध्यक्ष पूछे तो मोगलीपुत्र तिस था है, मोगलीपुत्र तिस तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। ठीक है, अशोक कलिंग युद्ध कब लड़ा था, तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है ये किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है। ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, और इसी 13वें शिलालेख में ही ना कलिंग युद्ध के युद्ध जब हुआ था तो इसी में वर्णन है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद उसमें काफ़ी जो कि बहुत क्षति हुआ था, बहुत रक्तपात हुआ था, तो इससे उनका दिमाग है ना युद्ध से उब गया था अशोक का, और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये भी पूछ लिया जाता है ना कि किस मुगल शासक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो अशोक ने है ना बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अशोक किस वंश का, सॉरी ये था मौर्य वंश का ना, मौर्य वंश का ये शासक था। ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक था। ठीक है, यानी ये मौर्य वंश का शासक था। अशोक का नाम जो है क्या है, देव नाम प्रिय है ना, देवा नाम प्रिय है अशोक का नाम। और अशोक का नाम जो है ये किस शिलालेख में मिलता है, तो मस्की शिलालेख में मिलता है जो कि कर्नाटक में है। मस्की है ना, मस्की शिलालेख में मिलता है जो कि कर्नाटक में है। तो ये भी पूछा जाता है कि अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है, तो मस्की शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। श्रावस्ती से क्या याद रख सकते हैं आप, श्रावस्ती यहाँ पर क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। सर्वाधिक श्रावस्ती में, पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक श्रावस्ती में। कुशीनगर में क्या हुआ, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। गया से बहुत सारे प्रश्न याद रख सकते हैं आप। गया में
महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया में है। और भारत का सबसे बड़ा रबर डैम जो है वो कहाँ पर बनाया गया? तो गया में ही बनाया गया, फल्गु नदी पर, ठीक है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में ही है, वो है फल्गु नदी के किनारे ही है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो ये इंद्रप्रस्थ जो है मगध साम्राज्य में प्रांतीय केंद्र नहीं था, ठीक है। 4 प्रांतीय राजवंश था, राजधानी थी, केंद्र था, उसको याद रखना आपको कौन कौन सा था। देखिए एक था तोसली, फिर उज्जैन था, है ना, उज्जैनी यहाँ पर है, और एक तक्षशिला और एक था सुवर्णगिरी, ठीक है। ये 4 था, तो याद रखते हैं, ये 4 याद रहता है तो आप ऑप्शन छांट के आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर समझिए कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार मगध साम्राज्य में 4 प्रांतीय राजधानी थी, 4 प्रांतीय नगर था, ठीक है। कौन कौन सा? तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला और सुवर्णगिरी, ठीक है। तोसली ये पूर्व में, जैसे कि नक्शा अगर देखते हैं तो पूर्व में था तोसली, पश्चिम में उज्जैन और उत्तर में तक्षशिला और दक्षिण में, जो कि पाकिस्तान में था, ये सुवर्णगिरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना, उत्तर में हो गया तक्षशिला, वो भी पाकिस्तान में, सुवर्णगिरी जो है सुवर्णगिरी वो भी सुवर्णगिरी दक्षिण में था, है ना, सुवर्णगिरी दक्षिण में था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सुवर्णगिरी दक्षिण में था, तक्षशिला जो था वो उत्तर में पाकिस्तान में था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 4 प्रांतीय केंद्र था, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला और सुवर्णगिरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी में भारत में एक शक शासक था? तो शक शासक था इसमें रुद्रदामन, है ना, रुद्रदामन जो ये शक शासक था, ठीक है। शक वंश का संस्थापक कौन था? तो शक वंश का संस्थापक था माउस, है ना, माउस। शक वंश का संस्थापक था माउस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और शक वंश का संस्थापक था माउस, और इसी तरह कुछ कन्फ्यूजन वाला है, जैसे कि शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर समझिए, शक वंश का संस्थापक था माउस, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, और शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये तो बिंदुसार जो है ये कौन था? मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। नेक्स्ट है कि लगभग 2000 साल पहले देश कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी बनी थी? तो मथुरा, है ना। मथुरा जो है ये कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। कुषाणों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पेशावर, पो से पहली, पो से पेशावर, है ना। कुषाणों की पहली राजधानी थी पेशावर, दूसरी राजधानी थी मथुरा, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस, और कुजुल कड़फिसेस हो गया कुषाण वंश का संस्थापक। कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था कनिष्क, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। रही बात पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो उदयन ने किया था, ठीक है। और पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया। पांड्य वंश की राजधानी है मदुरै। और बज्जी महाजन पद की राजधानी थी वैशाली। बज्जी महाजन पद की राजधानी थी वैशाली, जहाँ पर क्या है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था भी वैशाली में, और दूसरी बौद्ध संगीत हुआ था वैशाली में। तो बज्जी की राजधानी थी वैशाली। सूरसेन महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा था, है ना। सूरसेन महाजन पद की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार, तमिल शब्द है एक मूवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ क्या है? तो मूवेंदार शब्द का प्रयोग इसमें 3 शासक के लिए किया जाता था, ठीक है। चोल, चेर और पांड्य के प्रमुख के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 मुखिया, ठीक है, क्योंकि मूवेंदार शब्द का प्रयोग 3 शासक के लिए किया जाता था, चोल, चेर और पांड्य के प्रमुखों के लिए किया जाता था। यानी कि यही पूछा जिसका अर्थ क्या होता है? 3 मुखिया होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था। तो अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य था धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, है ना, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, ये अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य था। जैसे कि आप उदाहरण में ले सकते हैं कि रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख जो कि नेपाल में है, वो अशोक की गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन है। यानी कि अशोक ने जो यात्रा किया था, गौतम बुद्ध के जो जन्म स्थली है लुम्बिनी में यात्रा किए थे अशोक, उसका वर्णन रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लुम्बिनी की यात्रा जो है अशोक ने किया था गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, उसका वर्णन किस शिलालेख में है, तो रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख में है। ठीक है, जो कि रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख नेपाल में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से भी 2 प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने अपनी पुत्री और पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। ठीक है, और उसमें कभी पूछ लिया जाएगा कि श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को ये श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है मस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में। मस्की शिलालेख वही है जिसमें अशोक का नाम मिला था। अशोक का नाम देवानाम प्रिय जो है ये इसी शिलालेख में मिला था, और ये कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना है, मस्की शिलालेख है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक से कई चीज़ें याद रख सकते हैं आप, है ना, जैसे कि सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादक कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है सबसे ज़्यादा। कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, रेशम वो भी कर्नाटक में होता है। और 4 प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक से याद रख सकते हैं, जैसे आपको याद करवाए थे बांदीपुर, बनेरघाटा, नागरहोल और कुद्रेमुख, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं, तो कर्नाटक में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। तो पहले तो पराजित ये किया था मौर्य साम्राज्य, पहले तो नंद वंश के शासक जो था, अंतिम शासक धनानंद, है ना, धनानंद को पराजित करके ये 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। अब ऑप्शन में वो है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये किसको पराजित किया था, तो इनके साथ लड़ाई हुआ था किसका, सेल्यूकस निकेटर का भी, है ना, सेल्यूकस निकेटर को ये हराया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर को ये पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर का ही एक राजदूत था, कौन, मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य स्तंभ शीर्ष देश में पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष यानी कि लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ से मिला था, ये मिला था सारनाथ से ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ से, है ना। सारनाथ जो है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ जो है, वहीं से जो सिंह शीर्ष मिला था, जो कि भारत का भी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे अपनाया गया है। जो सिंह स्तंभ है वो सारनाथ में है। ठीक है, और वो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, सारनाथ से बात आती है तो एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण रिवीजन करना चाहिए हमको सभी को, कि जब भी सारनाथ आए तो ये ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में ही दिया था। सारनाथ कहाँ है, यूपी में। देखिए यूपी में 3 स्थल है जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, और तीनों उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान रखना है, जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ, सारनाथ में, तो ये कहाँ है, यूपी में। सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, वो भी यूपी में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में, वो भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी। तो कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दिया था, तो वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है, इसकी हत्या इसके सेनापति ने कर दिया था। और अंतिम मौर्य शासक पूछे, यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये बृहद्रथ ही था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब पहला शासक पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का उखाड़कर और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। और ये बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और इसकी हत्या इसके जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दिया था। पुष्यमित्र
शुंग ने कर दिया था। ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग कौन है, जो शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंहली है ना, श्रीलंकाई वृत्तांत सिंहली जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, तो वो कौन है, वो है महावंश। महावंश जो है एक मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, और ये श्रीलंकाई वृत्तांत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, महावंश हो गया। ठीक है, अब देखिए सिंहली जो है ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंहली है श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। ये प्रश्न पूछा गया था आपको बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि सिंहली, और रेलवे एनटीपीसी में ये पूछा गया था। ठीक है, दोनों में कि सिंहली ये किस देश का आधिकारिक भाषा है। तो याद रखना है सिंहली जो है ये श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है ना। सिंहली श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है, और आधिकारिक भाषा जो है पूछा जाता है, इसलिए जैसे कि पूछा जाएगा कि चीन का आधिकारिक भाषा क्या है, तो मंदारिन है। ठीक है, याद रखना है चीन का आधिकारिक भाषा है मंदारिन। भूटान का पूछेगा तो क्या है, जोंगखा है ना। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, जोंगखा। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, ठीक है, और श्रीलंका से ये भी एक रिवीजन करें, श्रीलंका की राजधानी अभी कहाँ है, तो वो है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, जो कि विधायी राजधानी है, और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, तो वो है श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। ठीक है, अच्छा इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त, अर्थशास्त्र का कौटिल्य। नेक्स्ट है, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है। तो बाघ गुफाओं पर जो बना चित्र है इसका संबंध है गुप्त काल से। ठीक है, किससे, गुप्त काल से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है गुप्त काल से है। अच्छा, गुप्त काल को भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्ण युग भी माना जाता है, ये ध्यान रखना है ना। गुप्त काल को भारतीय कला एवं संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। अब इसी टाइप के कुछ कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है जो कि आपको एक साथ नोट करना है ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन वाला प्रश्न ऐसा होता है जो कि आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, फिर भी एग्जाम में गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं, एक साथ अगर इकट्ठा करके तो आपको याद रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, सबसे गलती हो जाता है लेकिन आपसे गलती नहीं होगा। तो पहला तो याद रखना है गुप्त काल को भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये आता है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल, तो ध्यान रखना है यहाँ शब्द क्या है, चित्रकला का, तो वो है जहांगीर। और मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का, है ना, ध्यान रखना है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर और वास्तुकला का शाहजहां। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आइए क्या, बाघ है ना, तो बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तब 29 जुलाई जब भी आए तो इसके ठीक आगे 29 अगस्त भी ध्यान रख लेना है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो काठियावाड़ का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख जो है ये किससे संबंधित है, तो जूनागढ़ ये है रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है ना। जूनागढ़ रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये जो अभी पूछा है, देखिए ये आपको एसएससी में पूछा हुआ है 2023 में ही कि जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसी तरह प्रश्न है ना पूछा जाता है, इसलिए याद रखना आपको। जैसे प्रयाग पूछ देगा, प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किस शासक से संबंधित है, तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जीवन के बारे में उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ठीक है, याद कैसे रखना है, देखिए प्रयाग में क्या है, प्रयाग से आपको दिमाग में आता होगा पानी ही पानी है ना। प्रयाग में जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, पानी है, और समुद्र से भी आएगा क्या, पानी ही पानी, समुद्र में भी पानी रहता है, तो उससे रिलेट कर लेंगे। प्रयाग जब भी आए तो समुद्र है ना, समुद्रगुप्त। ठीक है, और एक पूछा जाएगा आपसे जैसे एहोल अभिलेख, इसका संबंध किससे है, तो ये है पुलकेशिन द्वितीय से है, पुलकेशिन द्वितीय से। इसे याद रखिएगा, ए होल यानी कि एक होल है, एक होल है किस में, पुल में। ठीक है, तो ए होल जब भी आए तो ये पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो आपको क्या याद रखना है? अचानक, है ना। तो आपको दिमाग में आ गया होगा किसके दरबार में रहता होगा, ठीक है। तो ये अचानक यानी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये कनिष्क के दरबार में रहता था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उझावर का क्या अर्थ है? तो संगम ग्रंथों के अनुसार उझावर का अर्थ क्या है? तो उझावर का मतलब होता था साधारण हल चलाने वाला, ठीक है। देखिए, तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को बेल्लालर कहा जाता था। बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता था? बेल्लार या बेल्लालर, ठीक है, बेल्लार कहा जाता था। और साधारण हल चलाने वाले को उझावर कहा जाता था। ये उझावर, ठीक है। तो याद रखना है, बड़े जमींदारों को बेल्लार और साधारण हल चलाने वाले को उझावर कहा जाता था, ठीक है। संगम वंश का संस्थापक कौन था? संगम वंश का संस्थापक अगर पूछ ले, वो था हरिहर एवं बुक्का था। अब विजयनगर साम्राज्य का भी संस्थापक कौन था? वो हरिहर एवं बुक्का ही था, जिसने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरेयूर देश का राजनीतिक केंद्र यानी कि राजधानी था। तो उरेयूर किसकी राजधानी थी? तो ये चोलों की राजधानी थी, है ना। चोलों की प्राचीन राजधानी उरेयूर थी, है ना। चोलों की प्राचीन राजधानी उरेयूर थी। और मध्यकाल से इसकी राजधानी क्या हो गया? तंजावुर या तो तंजौर, ठीक है। यानी कि चोल वंश की राजधानी हो गया था तंजावुर या तो तंजौर, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय है, ठीक है। अच्छा, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी थी बादामी। चालुक्य की राजधानी थी बादामी। अब पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे वर्तमान में देश के नाम से जाना जाता है। तो ये कलिंग जो है कहाँ है? तो ये उड़ीसा के नाम से जाना जाता है ना। अभी उड़ीसा जो है ये कलिंग था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, है ना। तो कलिंग जो है उड़ीसा। बाकी कलिंग युद्ध आपको मालूम है 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किसने? अशोक ने लड़ा था। और इसका वर्णन जो है कलिंग युद्ध का किस में है? 13वें शिलालेख में है, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बात कर लेते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो वो है चिल्का झील, कहाँ है? उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है, कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। आपको याद करवाए थे, पारादीप से याद आ गया होगा, है ना। पारादीप कभी भूले नहीं, इसको रिलेट करके थोड़ा याद कर लेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह पारादीप, ये है उड़ीसा में। तो इसको याद करवाए थे आपको, पारादीप। दीप से यानी दीपक। दीपक क्या? दीपक उड़ता है। उड़ता यानी ऐसे से उड़ता है, यानी उड़ीसा, ठीक है। उड़ता है उड़ीसा। जैसे कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो आ गया होगा दिमाग में, कांड हो गया कहाँ? रात में, गुजरात, है ना। रात में कांड हो गया, यानी कि गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। अच्छा, सर्वाधिक लोहा का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो उड़ीसा है। सर्वाधिक बॉक्साइड का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। तो ये सभी चीज़ें उड़ीसा से याद रखना है। नेक्स्ट है, टाइप 4 का क्वेश्चन आता है। टाइप 4 में क्या है? पहला क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त संवत किसने चलाया था? तो यही चलाया था। 319 ईस्वी में गुप्त संवत जारी किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर है कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से क्या ध्यान रखना है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया? समुद्रगुप्त को दिखाया गया। और समुद्रगुप्त ये हो गया। और समुद्रगुप्त से कौन सा एक अभिलेख है? तो वो समुद्र जैसे आया तो क्या याद रखना है? प्रयाग, है ना। प्रयाग प्रशस्ति से अभिलेख जो है किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। कुमारगुप्त प्रथम से याद कुछ कर सकते हैं क्या? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने ही किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछे तो वो था विष्णुगुप्त, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है?
तो हर्षवर्धन की वल्लभी विजय ये किस शिलालेख में है? तो ये है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में हर्षवर्धन की वल्लभी विजय का इसमें उल्लेख है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और रही बात क्या एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो ए होल यानी कि एक होल है किसमें? पुल में, यानी पुलकेशिन द्वितीय से। जूनागढ़ किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है ना। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। और दामोदरपुर जो है ताम्रपत्र शिलालेख, इसमें क्या है? तो गुप्त काल के भूमि के बिक्री के बारे में विवरण दिया हुआ है इसमें, है ना। दामोदरपुर ताम्रपत्र में इसमें गुप्त काल के भूमि के बिक्री के बारे में विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? तो पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? तो ये टीना जो है न, टीन का निर्यात नहीं किया जाता था। ठीक है, बाकी लोहा, सोना और चांदी का निर्यात किया जाता था। ठीक है, टीन का निर्यात नहीं करता था। टीन का परमाणु प्रतीक क्या है? Sn। टीन की परमाणु संख्या क्या है? तो वो है 50। अच्छा, लोहा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो उड़ीसा है ना। लोहा का, हाँ, लोहा और बॉक्साइट का कौन है? तो लोहा और बॉक्साइट का में प्रथम है उड़ीसा। सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोना, कॉफ़ी और रेशम, ये तीनों में प्रथम राज्य है कर्नाटक। और चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ह्वेनसोंग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो इसका आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम, है ना। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ये पल्लवों की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम, है ना। कांचीपुरम का भ्रमण किया था। ह्वेनसोंग की बात आई है तो ह्वेनसोंग भारत किसके समय भारत आया था? तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन 630 ईस्वी में आया था। और किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन किया था। CU की पुस्तक के लेखक कौन है? CU की पुस्तक के लेखक यही है ह्वेनसोंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो ये राज्य कौन सा है? तो ये है पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। और पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया था? तो उदयन ने किया था। ठीक है, अजातशत्रु का ही पुत्र था उदयन। और पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो अशोक का जन्म यहीं हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था 304 ईसा पूर्व में। और पाटलिपुत्र में क्या हुआ? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था ना। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के समय हुआ था। और अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और कल एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने कि नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आज का क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? ठीक है, तो इसके बारे में आप मोहनजोदड़ो के बारे में जितना जानते हैं वो सभी आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।